नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लाला राम है और आज हम बात कर रहे हैं बेसिक अंकगणित की। देखो, बेसिक अंकगणित में क्या होता है, जोड़, बाकी, गुणा और भाग, और ये चार चीज़ें ही बहुत पूरी गणित इसी से पूरी पूरी गणित ही इसी से जुड़ी हुई है। और इसको समझने के लिए हमें कुछ छोटे छोटे चीज़ों का पता होना चाहिए। लेकिन इससे पहले हम बात करते हैं भाई कि पढ़ाई क्यों ज़रूरी है, हम किस लिए पढ़ते हैं, हम पढ़ते किस लिए हैं। पढ़ाई किस लिए करते हैं कि इसीलिए पढ़ाई करते हैं कि हमारा कैरियर आगे जाके हम फ्यूचर में अच्छा सा अपने परिवार को उसके लिए आर्थिक स्थिति अपनी सुधार हो सके। इसके लिए पढ़ाई करके सरकारी नौकरी लगना या आईआईटी बीटेक करके प्राइवेट कंपनियों में जॉब करना या अपना खुद का दुकान खोल के बैठना, तो सभी जगह गणित का बहुत महत्व होता है। और गणित का जो स्टार्टिंग होती है वो सबसे बड़ी जो बिंदु होता है वो सबसे छोटा वो होता है अर्थमेटिक अंकगणित। और अंकगणित बहुत ही ज़रूरी है। अब बात करेंगे हम मैं आपको बात बताता हूँ कि एक चीज़ कि सरकारी नौकरी केवल पढ़ने वाले लोग ही क्यों लगते हैं, या कोई भी जॉब, कोई भी बिजनेस या किसी कंपनी में केवल पढ़े लिखे लोगों को ही क्यों भर्ती किया जाता है। दो लोग हैं, एक आदमी है ऐसा जो बिल्कुल ईमानदार है, निहायत ईमानदार, कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता, कभी किसी के लिए कोई घात पाप नहीं रखता, लेकिन वो अपनी पूरी ईमानदारी से रहता है। और एक व्यक्ति है जो सुबह शाम दारू पीता है। जो पहले वाला व्यक्ति है वो अपना ईमानदारी से रहता है, किसी के प्रति कोई घात पाप नहीं रखता, कोई बेईमानी नहीं रखता, कभी किसी का बुरा नहीं करता, लेकिन वो व्यक्ति पढ़ाई नहीं करता है। और एक दूसरा व्यक्ति है उसकी जगह, जो दूसरा व्यक्ति है वो खूब दारू पीता है, इधर उधर भागता है, लेकिन कभी जुआ खेलता है, कभी दोस्तों के साथ यहाँ से वहाँ लड़ाई दंगे भी करता है, लेकिन वो अपना टाइम निकाल के 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे रात को दिन में कभी भी चोरी छुपे वो डेली अपना रूटीन से पढ़ाई करता है। तो एक आदमी ईमानदार है जो बिल्कुल कभी बेईमानी नहीं करता। वो उसको अगर सरकारी नौकरी लगानी चाहिए या उसकी लगनी चाहिए, या जो उदंडी आदमी है जो पढ़ाई लिखाई तो करता है लेकिन उसके साथ ही और अन्य उदंड भी करता है, तो उसकी लगनी चाहिए। अब यहाँ पे किसकी नौकरी लगनी चाहिए, ईमानदार आदमी की या जो उदंडी आदमी उसकी। तो इसका यही है कि इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो आदमी पढ़ता है, अब सबसे बड़ी की क्राइटेरिया निश्चित किया है सरकार ने कि जो हमारा सिस्टम है इंडियन गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, उसने डिसाइड किया है कि एक आदमी को कैसे निर्धारित करें कि वो जिसको वो काम दिया जाएगा उसको वो ईमानदारी से पूरा करेगा या नहीं। इसके लिए भारत सरकार ने या अन्य देशों की सरकारों ने भी ये निश्चित किया कि पढ़े लिखे लोगों को ही सरकारी नौकरी लगाएंगे। और इसका सबसे बड़ी मेन बात क्या थी कि जो ईमानदार होगा वो ही सरकारी नौकरी करेगा। तो इसके लिए अब ईमानदार कौन बने कौन नहीं बने, हमें पता तो है कि वो आदमी बिल्कुल ईमानदार है, बेईमानी नहीं करता, ना करप्शन करता और अपना बिल्कुल सब कुछ तरीके से रहता है, कभी किसी का बुरा नहीं सोचता, लेकिन वो पढ़ाई नहीं करता है। और एक लड़का है जो पूरे दिन दारू पीता है, लड़कियां भी छेड़ता है, लेकिन वो शाम को आके 4 घंटे पढ़ाई करता है, तो या रात को बैठ के पढ़ाई करता है। तो अब दोनों में से ईमानदार, खुद के प्रति ईमानदार कौन है, दोनों में से खुद के प्रति ईमानदार कौन है? जो लड़का केवल पढ़ाई नहीं करता और एक पढ़ाई करता है। जो पढ़ाई करता है इसका मतलब जो पढ़ाई नहीं करता वो चाहता ही नहीं कि मैं नौकरी लगूं, या वो नौकरी लगने की सोचता भी नहीं है। लेकिन जो पढ़ाई करता है वो अपने प्रति, खुद के प्रति ईमानदारी दिखाता है कि हाँ मैं अपने प्रति ईमानदार रहूं। और वो अपने प्रति ईमानदारी दिखाने के लिए वो अपना 4 घंटे 6 घंटे रात में, दिन में या लगातार अपना पढ़ाई करके और अपनी ईमानदारी साबित करता है। और इसी वजह से उस पढ़े लिखे आदमी की नौकरी लगती है, उसको कोई जॉब मिलता है, जबकि वो जो ईमानदार है उसको नौकरी नहीं मिलती है। तो खुद की ईमानदारी, तो सरकार को ये विश्वास होता है कि ये व्यक्ति 6 घंटे 8 घंटे पढ़ के मेहनत करके आया है, तो इसको ये अपने प्रति, खुद के प्रति ईमानदार है, तो इसकी नौकरी लगनी चाहिए ताकि ये देश के प्रति भी अपनी ईमानदारी बरकरार रखेगा। आइए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपने बेसिक गणित को। अब बेसिक गणित में सबसे पहले दोस्तों क्या है कि स्टार्टिंग होती है जोड़, घटाव, भाग, इनटू और भाग से। ये चारों चीज़ों अंक गणित के लिए या पूरी गणित के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। इन्हीं के आधार पर पूरी अंक गणित बनी हुई होती है। अब बात करते हैं सबसे पहले इसका छोटा सा एक मुख्य जो बिंदु होता है वो होता है हम पक्षांतरण करना।
पक्षांतरण करना बहुत जरूरी हमें आना चाहिए कि पक्षांतरण करने से तो हमें संख्याओं का मान निकालने में दिक्कत नहीं आती और आसान हो जाता है। अगर आपको पक्षांतरण नहीं करना तो आप किसी संख्या का मान ही नहीं निकाल पाओगे। इसके लिए अगर हम बराबर की इस साइड अगर हमारे पास कोई संख्या है प्लस में है तो इधर जाके ये माइनस में हो जाएगी, इधर कोई संख्या माइनस में है तो इधर जाके प्लस में हो जाएगी, इधर कोई संख्या गुणा में है तो इधर जाके भाग में हो जाएगी, और इधर कोई संख्या भाग में तो इधर जाके गुणा में हो जाएगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये कर दिया हमने 10,000 बराबर 1,000 गुना x कर दिया, और इधर गुणा में हमने कर दिया 20। तो अब इसमें ये क्या होता है दोस्तों कि x जो संख्याएं होती है वो बराबर की एक साइड होती है, और जो बीज होते हैं या x y z a b c d वो बराबर के दूसरी साइड होते हैं। तो हम बराबर के एक साइड में संख्याओं को रख लेंगे और एक साइड में जिसको हम रखेंगे ए बी सी डी एक्स वाई जेड उसको रख लेंगे। तो x बराबर, अब इधर की बात करते हैं तो ये संख्याएं दोनों उठ के बराबर के इस साइड हमें लानी होगी। इसके लिए ये भी गुणा में है और ये भी गुणा में, और हमने बताया कि जो गुणा में उधर बराबर के उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में। तो ये 10,000 तो ऐसे कैसे लिख दिया, अब ये भाग में आ जाएगी बटा में, तो इधर आके 1,000 हो जाएगा, और इनटू फिर नीचे आके 20 भी गुणा में है तो 20 भी नीचे आ जाएगा। अब हम बात करेंगे तो 4 जीरो है, काट देंगे, तो x का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, ऊपर तो रह गया 1 और नीचे हो गया 2, x बराबर 1/2। तो यही होता है पक्षांतरण कैसे किया जाता है। आगे ऐसे बहुत सवाल आएंगे जिनको हम पक्षांतरण कर करके आपको बिल्कुल पक्षांतरण समझ में आ जाएगा, लेकिन उससे पहले छोटी छोटी चीज़ों को हम सीख लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं होती है 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करते करते, यानी कि जो 2 से पूरी विभाजित हो जाए। और भी सम संख्या होती है जैसे 1, 3, 5, 7, 9, जो संख्याएं 2 से पूरी विभाजित न हो। तो ऐसी ये होती है सम संख्या भी सम संख्याएं। आगे चल के हम इसके बारे में बात करें तो सबसे पहला होता है 2 से विभाजित होने का नियम। 2 से विभाजित होने का नियम। जिन संख्याओं में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा, इकाई का अंक होगा, तो ये संख्या तो दी गई संख्या 2 से अनिवार्य रूप से विभाजित होगी। जैसे 100 में इकाई का अंक 0 है, जैसे 80 में इकाई का अंक 0 है, जैसे 52 में इकाई का अंक 2 है, जैसे यहाँ पे होगी 44 इकाई का अंक 4 है। तो ये सभी संख्याएं 2 से विभाजित होगी। अगर 3 से विभाजित होने के नियम की बात करें तो 3 से वो संख्याएं विभाजित होंगी जिन संख्याओं के अंकों का योग 3 से पूरा विभाजित होता हो। जैसे 45,555, इसमें 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, इसका कैसे पता
लगाया जाए। तो इसमें 3 का भाग इसके अंकों का योग, इसके अंकों का योग कर लेंगे 4 + 5 + 5 + 5 बराबर 19। अगर 19 में, यदि 19 में अगर 3 का भाग जा रहा तो इस पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। तो जैसे पता है कि हमें 3 का भाग 19 में नहीं जाएगा, तो इस संख्या में 3 का भाग कभी नहीं जाएगा। लेकिन अगर इसी संख्या को हम 45,552 कर देंगे तो क्या अब इसमें 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा? तो इसको देख लेंगे 4 + 5 + 5 + 5 + 2, तो ये हो गया टोटल 21। अब हमें पता है कि 3 में 21 में 3 का भाग जाएगा, तो ये संख्या 3 से विभाजित पूरी हो जाएगी। तो ये 3 से विभाजित होने का नियम हो गया। ऐसे ही आगे 4 से विभाजित होने के नियम की बात करें तो 4 से विभाजित होने का नियम ये होता है कि कोई भी संख्या ले ली हमने, जैसे ये ले ली 44,438, ये 44,438 से संख्या ले ली, ये 4 से विभाजित होगी या नहीं होगी, इसका कैसा पता लगा जाए? तो इस संख्या की इकाई और दहाई के अंकों को अलग से ले लेंगे हम, यानी कि 38 को अलग से ले लिया। अब यदि अगर 38 में 4 का भाग जा रहा है तो इस पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। तो हमें पता है कि 38 में 4 का भाग नहीं जाता, इस संख्या में कभी भी 4 का भाग कभी भी नहीं जाएगा। लेकिन हम यदि संख्या ले ली 438 और यहाँ पे लगा लिया हमने 8 और, अब यहाँ इकाई और दहाई का अंक ले लेंगे, तो अब इस संख्या का इकाई और दहाई का अंक हो गया 88, और हमें पता है कि 88 में 4 का भाग जाता है, तो इसका मतलब पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। तो आगे हमें ये ध्यान रखना चाहिए, ये ध्यान रखना कि 2 से विभाजित होने का नियम है कि इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 और 0 हो जाए, तो उसमें 2 का पूरा भाग जाएगा। 3 से विभाजित होने का नियम है कि दी गई संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग पूरा जाना चाहिए। 4 से विभाजित होने का नियम यह है कि इकाई और दहाई का अंक हम पूरी संख्या में से अलग ले लेंगे, और उसमें यदि 4 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में पूरा 4 का भाग पूरा चला जाएगा। आगे ऐसे ही करते हैं हम बात, तो आगे ऐसे ही बात करते हैं। तो हम 5 से विभाजित होने का नियम की बात करेंगे, तो किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 होगा तो उसमें 5 का भाग पूरा चला जाएगा। जैसे 50, 55, 100 इकाई का अंक हो गया ना 0, यहाँ पे 5, तो इस संख्या में पूरा 5 का भाग चला जाएगा। अगर हम बात करते हैं 6 की, तो जिन संख्याओं में 2 और 3 का भाग जाएगा वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। दोस्तों हम बात करें 6 के नियम की बात हो गई। आगे हम 7 से विभाजित होने के नियम के बारे में बाद में बात करेंगे। इससे पहले अब हम बात करते हैं 8 से विभाजित होने का नियम। अगर 8 से विभाजित होने के नियम की बात करें तो वही सेम 4 की तरह है, लेकिन 4 में हम इकाई और दहाई के अंक का लेते थे, दोनों को इकट्ठा करते थे। 8 से विभाजित होने का नियम में ये होता है कि इकाई, दहाई और सैकड़ा 3 अंकों को अलग से लिया जाता है। जैसे 99,554 ये संख्या ये 8 से विभाजित होगी नहीं होगी, इसका कैसे पता लगे? तो हमें 3 संख्याओं को अलग से ले लेंगे, 554 इकाई, दहाई, सैकड़ा को अलग से ले लेंगे और इसमें 8 का भाग देकर देंगे। अगर इसमें 8 का भाग देंगे तो 8 चक्की 48, अब बच गए 7, 74 में 8 का भाग नहीं जाता है, तो इस संख्या में 8 का भाग नहीं जाएगा। लेकिन हम इसकी जगह ले लेंगे 99,552। अगर 99,552 में देखें तो हमें 55,552 अलग से ले लेंगे, क्योंकि कायदा सैकड़े का अंक को बाहर लेना। अब इसमें 8 का भाग देंगे तो 8 चक्की 48 हो गए, बच गए 7, और 7 में 2 और उतार लेंगे तो अब 72 हो गए, और 8 नाम 72, तो इस पूरी संख्या में 8 का भाग चला जाएगा। तो वही 4 से विभाजित होने का नियम और 8 से विभाजित होने का नियम सेम सा ही है, बस इसमें इतना सा फर्क है कि 4 से विभाजित होने के लिए इसमें 2 संख्याओं को लेते हैं और 8 से विभाजित होने के लिए हम 3 संख्याओं को लेते हैं। ऐसे ही अब बात करते हैं 9 से विभाजित होने के नियम की। तो सेम 3 का जो नियम है, 3 से विभाजित होने का जो नियम है, उसी की तरह 9 से विभाजित होने का नियम
होता है। लेकिन उसमें क्या होता है, 3 से विभाजित होने के नियम में अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए पूरा पूरा, और यहाँ संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। किसी भी संख्या में, जैसे यही संख्या ले लेते हैं, 99,552 ले लिया, इसके अंकों का योग किया तो 9 + 9 + 5 + 5 + 2। अगर इसकी बात करें 9 9 18 और 10 28 और 2 30, 30 में 9 का भाग नहीं जाता है। तो इसी संख्या को हम, तो इस संख्या में कभी भी 9 का भाग नहीं जाएगा। लेकिन इसी संख्या को हम ले लेते हैं 552, और यहाँ और हम ले लेंगे 26, तो 99 9,95,526, इसमें 9 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो हम इसी को वापस 9 + 9 + 5 + 5 + 2 + 6, अगर इसके अंकों का योग करेंगे तो 9 9 18 10 28 और 2 30 और 6 36, 36 में 9 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो इसका मतलब इस संख्या में 9 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। आगे अगर हम बात करें इसी के साथ, तो आगे बात करते हैं 10 से विभाजित होने के नियम की। और 10 से विभाजित होने का नियम ये होता है कि जिन संख्याओं के इकाइक अंक, किसी भी संख्या की इकाइक अंक अगर 0 हुआ तो उसमें 10 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ जैसे हम 11 से विभाजित होने के नियम की बात करते हैं, तो 11 से विभाजित होने के नियम की बात करें तो कोई भी संख्या ले ली, जैसे हमने 99,552 ली थी, और इसमें 2 और लगा देता हूं मैं, ये कर दी संख्या 99,55,224, ये संख्या हो गई। इसमें अगर 11 से, ये संख्या 11 से विभाजित होगी या नहीं होगी, इसका हमें कैसे पता लगेगा? तो इसका पता हमें ऐसे लगाना है कि संख्या को, अंकों को लिख लिया 9 9 5 2 2 और 4। इसमें हमें क्या करना है कि दोस्तों, यहाँ से इकाई के अंक को ले लिया, पहला अक्षर सम और विषम स्थान लेने, ये पहला 9 है, ये विषम स्थान पर है, 5 भी विषम स्थान पर है, 2 भी विषम स्थान पर है और 4 भी विषम स्थान पर है। सम स्थानों को नीचे से लेना है, ये 9 सम स्थान पर है, 5 सम स्थान पर है और ये 2 सम स्थान पर है। जो भी सम स्थान है उनका जोड़ कर लेंगे, तो 9 जो भी सम स्थान है पहले उनको जोड़ लेंगे, जो भी सम स्थान है उनको पहले जोड़ लेंगे और जो सम स्थान है उनको बाद में जोड़ लेंगे। अगर हम पहले विषम स्थानों की बात करें तो 9 + 5 + 2 + 4, अगर इनके योग की बात करें 9 5 14 2 16 और 4 20 हो गया। और हम फिर सम स्थानों की बात करते हैं तो 9 5 और 2, 9 + 5 + 2, इनका टोटल 9 5 14 और 2 16। अब 20 का और 16 का जो अंतर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? 0 11 22 33, यानी कि आगे 11 का गुणज। अगर इन दोनों का अंतर 11 का गुणज आ गया, या 0 या 11 का गुणज आ गया, तो ये संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित होगी, नहीं तो नहीं होगी। अब इन दोनों का अंतर बात करें तो 20 और 16 का अंतर करेंगे तो ये कितना अंतर आया? 4। और जबकि इसको 11 से विभाजित होने के लिए इनमें से कोई आना चाहिए, तो इनमें से कोई नहीं आया, तो इसका मतलब इस संख्या में 11 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, इसका पूरा पूरा भाग कभी नहीं जाएगा। लेकिन हम इस संख्या में एक 7 और कर लेते हैं, यानी कि ये संख्या हो गई ये, यानी कि ये संख्या ये हो गई। अब इसमें 7 और कर लेते हैं तो हमें ये हो गया, और अब इस संख्या के अंकों का योग प्लस 7 और कर लेंगे, तो 7 और कर लिया, तो अब इस संख्या का 9 5 14 2 16 और 7, सॉरी 9 5 14, इसमें हम 4 और कर लेंगे आगे, इस संख्या में 4 और लिख लेंगे हम आगे। तो अब यहाँ 7 की जगह हमने कितना कर दिया? 4 कर दिया। अब जोड़ करेंगे टोटल, तो 9 5 14 2 16 और 4 20। तो अब इसके अंकों का योग तो कितना हो गया? 20। तो इन दोनों का 20 में से 20 घटाएंगे तो कितना अंतर आ गया? 0। अब इस संख्या में 99 55 22 44, इस संख्या में पूरा पूरा 11 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो ये 1 से लेके और 11 से विभाजित होने के नियम आपको मैंने बताए हैं, और इसमें 7 का नियम है जो रह गया, इसको हम बाद में देखेंगे, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। वैसे आपको मैं बता देता हूँ दोबारा से फिर से, 2 से विभाजित होने का नियम है कि जिस किसी भी दी गई संख्या की इकाई का अंक 0 2 4 6 8 में से कोई एक आए तो वह संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। 3 से विभाजित होने का नियम ये होता है कि संख्या, जो हमें संख्या दी गई उसके अंकों का योग, जो हमें संख्या दी गई उसके अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होता है तो उस संख्या में 3 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। इस 4 की बात करते हैं तो दी गई संख्या की इकाई और दहाई के अंकों को हम अलग से एक संख्या मान लेंगे,
इकाई और दहाई के अंकों को अलग से एक संख्या मान लेंगे और उसमें उस संख्या में अगर 4 का भाग चला गया तो उस संख्या में पूरा 4 का भाग जाएगा पूरी संख्या में। 5 से विभाजित होने का नियम है कि किसी भी दी गई संख्या की इकाई का अंक 0 या 5 हो तो उस संख्या में 5 का भाग पूरा जाएगा। यदि हम 6 से विभाजित होने के नियम की बात करें तो जिन संख्याओं में 2 और 3 दोनों का भाग जाएगा, जिस संख्या में 2 और 3 दोनों का भाग जाएगा उस संख्या में 6 का भाग भी पूरा चला जाएगा। 7 से विभाजित होने के नियम की बाद में बात करेंगे। 8 से विभाजित होने का नियम की बात करें तो वही 4 का और 8 का सेम सा ही है। 4 में हम 2 संख्याओं को लेते हैं और 8 में हम इकाई दहाई सैकड़ा यानी कि 3 संख्याओं को लेते हैं और उनमें 8 का भाग देकर देखते हैं, चाहे फिर वो कितनी बड़ी संख्या, उन 3 संख्याओं में 8 का भाग चला गया तो उस संख्या में 8 का पूरा भाग जाएगा। 9 से विभाजित होने के नियम की बात करें तो 9 से विभाजित होने का नियम यह है कि 3 का और 9 का सेम ही होता है। 3 में अंकों का योग दी गई 3 किसी विभाजित होने के नियम की बात करें तो संख्या के अंकों का योग में 3 का भाग जाना चाहिए और 9 से विभाजित होने के नियम की बात करें तो संख्या के अंकों के योग में 9 का पूरा भाग जाना चाहिए। हम अगर 10 से विभाजित होने के नियम की बात करें तो संख्या किसी भी दी गई संख्या के इकाई का अंक 0 होना चाहिए, उसमें 10 का पूरा भाग जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। 11 से विभाजित होने के नियम की बात करें तो सम और विषम स्थानों के अंकों का योग 11 का गुणज होना चाहिए या 0 होना चाहिए, जो कि मैंने आपको सबको थोड़ा सा उदाहरण सहित बताया था कैसे कैसे होगा। तो ये होता है विभाजित होने का नियम। आगे हम बात करते हैं स्थानीय और जातिमान की। स्थानीय और जातिमान की, जैसे कोई भी संख्या होगी 99,552 ही ले लेते हैं हम। इसमें वो बोले ये ले लेते हैं हम 91,542, ये हम संख्या ले ली। इसमें वो पूछे कि एक का जातीय मान, तो हम हमेशा जिस संख्या में पूछे कि जातीय मान क्या होगा तो हमेशा वही संख्या जातीय मान होती है। 1 का जातीय मान हमेशा 1 ही रहेगा। वो बोले 5 का जातीय मान तो 5 ही रहेगा। वो बोले 9 का जातीय मान तो 9 ही रहेगा। लेकिन बात करें हम स्थानीय मान की तो वो कहे कि 542 में 1 का स्थानीय मान क्या होगा। तो हमें क्या करना है दोस्तों कि एक जो है उसके बाद जितनी संख्या है उतनी 1 लिख के हम उतनी 0 लगा देंगे। जैसे हमने 1 लिख लिया यहाँ पे, 1 के बाद इधर कितने हैं 1 2 3 अक्षर हैं तो हम 3 0 लगा देंगे। तो इसका मतलब 1 का स्थानीय मान क्या हो गया 1000 हो गया। वो बोले 5 का स्थानीय मान क्या होगा तो हम 5 लिख लेंगे और 5 के आगे कितने अक्षर हैं 1 2, जो इकाई दहाई सैकड़ा 2 संख्या होगी दाईं साइड में वो हो गया। तो 5 का स्थानीय मान कितना हो गया 500। वो कहे कि 2 का स्थानीय मान क्या होगा तो 2 का स्थानीय मान वो कहे कि 4 का स्थानीय मान क्या होगा तो 4 का स्थानीय मान 4 और 0 40। अब परीक्षा में सवाल क्या होता है, परीक्षा में सवाल ये पूछेगा कि 1 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताओ। सवाल ये आएगा परीक्षा में 1 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताओ। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि जातीय मान क्या होता है और स्थानीय मान क्या होता है। जातीय मान वही संख्या होती है और स्थानीय मान जो जिस संख्या के बारे में पूछ रहा है उसके आगे कितने अंक है दाईं साइड में वो उतने 0 लगा देंगे तो वो स्थानीय मान हो जाएगा। अब वो पूछे कि 1 का जातीय मान क्या होगा। एक दी गई संख्या में 1 का स्थानीय और जातीय मान का अंतर बताओ। तो 1 का स्थानीय मान कितना हो गया 1000 और 1 का जातीय मान कितना हो गया 1000। दोनों का अंतर पूछा तो 1000 में से 1 घटा देंगे तो इसका स्थानीय और जातीय मान का अंतर कितना हो गया 999। तो ये होता है दोस्तों बेसिक गणित के फंडे और इसमें आगे हम धीरे धीरे और भी चीज़ें सीखते चले जाएंगे।